हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। एंड आज थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर होने वाला है फॉर द सेशन 21-22 एंड इसके बाद में आई होप आप सभी लोगों की एग्जाम्स होने वाली होगी। तो अब इसके बाद में आपके जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उसके वीडियोस ऑलरेडी ग्रेविटी सर्कल पर अपलोडेड है, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तो गाइस चलो अभी इस टॉपिक को पहले अपन खत्म करते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे कि कैसे हम लोग रिमेनिंग चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं ऑन ग्रेविटी सर्कल विथ मी। चलो तो गाइस अगली बात आती है स्पॉन्टेनिटी। नो, स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, कैसे इसको समझ सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। हाँ सर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। यानी फॉर एग्जांपल अगर झरने का पानी नीचे गिरता है तो अभी झरने के पानी के पास में काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन वो बहुत हाइट से जब जमीन पर गिरता है तो वहां पर झरने का पानी थोड़ा गर्म हो जाता है, तो वो हो जाती है आपकी हीट एनर्जी। या आप देखें कि झरने के पानी की काइनेटिक एनर्जी को, यानी अगर झरने का पानी आपका ऐसा ऊपर से गिर रहा है तो हम अगर वहां पर झरने के पानी पर एक ऐसी रोटेटिंग पेडल लगा दें तो झरने का पानी उस पेडल को घुमाएगा। तो झरने के पानी के पास में काइनेटिक एनर्जी है, उससे वो पेडल घूम रहा है, मतलब रोटेशनल एनर्जी। और रोटेशनल एनर्जी से हमें मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कि एक टाइप की एनर्जी को मैं दूसरे टाइप में और दूसरे टाइप की एनर्जी को मैं तीसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकता हूं। लेकिन गाइस हम लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ चीजों के बारे में नहीं पता चला। सर कौन सी चीजों के बारे में नहीं पता चला? मुझे यह नहीं पता चला कि क्यों कोई केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है और क्यों कुछ केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ती है। फॉर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब आप लोगों का सेशन स्टार्ट हुआ था, आपने खुद से पढ़ाई करना शुरू नहीं किया था, लेकिन जब एग्जाम अनाउंस हो गए, जब पता चल गया कि कोविड खत्म हो रहा है और अब एग्जाम्स होगी, भाई साहब हमारी फटी, हमने पढ़ना चालू कर दिया। यानी हमको एक झटका लगा और उसके बाद में हमने पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन ऑन द अनदर हैंड जब हमें पता चला कि कोविड के केसेस अभी है तो सही पर उतने नहीं है और इतना कोविड अब रिस्की भी नहीं है, हम मूवी देखने अपने आप चले गए, हम घूमने अपने आप चले गए, हम शॉपिंग करने अपने आप चले गए, हम शादियों में अपने आप चले गए, हम पार्टी करने अपने आप चले गए। मतलब ये चीजें खुद ब खुद हो गई। इसके पीछे हमें किसी को मोटिवेट नहीं करना पड़ा कि जा, हमें संदीप माहेश्वरी का वीडियो नहीं देखना पड़ा कि जा, आसान है, अब कोविड नहीं है, तू पार्टी कर सकता है, तू कर सकता, कोई जरूरत नहीं लगी, हम अपने आप उठ के चले गए, स्पॉन्टेनियस। तो इसी प्रकार हमारे नेचर में भी कई ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो खुद ब खुद होने लग जाती है। आपको उनको स्टार्ट करने के लिए कोई ड्राइविंग फोर्स देना नहीं पड़ता। वहीं पर कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती जिनको स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को कुछ मेहनत लगती है। एक एग्जांपल से मैं आपको और अच्छे तरीके से बताता हूं। आपने देखा होगा कि जैसे आप लोगों को ठंड लग रही है, मतलब आपकी बॉडी अभी कोल्ड है, कांप रहे हो, जैसे ही आप आग जला लेते हो आपको लगता है आपकी बॉडी गर्म हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, आग, जहां पर आग जल रही है वो वार्मर बॉडी है, वार्म है, गर्म है, हॉट है आपके मुकाबले, तो उसके पास ज्यादा एनर्जी है, मतलब वो अभी हायर लेवल पर है, मतलब आग में एनर्जी हायर लेवल पर है, तो वो हायर लेवल से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है आपकी तरफ, आपकी जिसकी बॉडी कोल्ड है, आपकी बॉडी में अभी गर्मी का लेवल, एनर्जी का लेवल, हीट का लेवल कम है, तो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आ रही है। सूर्य की गर्मी, आपको ठंड लग रही है, धूप में खड़े हो जाओ, आपको तो ठंड लग रही है ना, मतलब आपकी बॉडी की एनर्जी कम है। सूर्य, सन की एनर्जी ज्यादा है, सन से एनर्जी आप तक आ रही है, सन की हीट आप तक आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसेस हमेशा हायर एंड से लोअर एंड की तरफ जाती है? ऐसा क्यों होता है कि हमेशा कुछ एनर्जीज, हमेशा एनर्जी हायर से लोअर एंड की तरफ जाती है? ऐसा क्यों होता है? यह सब हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पाया, इसीलिए हम लोग एक नए टर्म को आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, स्पॉन्टेनिटी। गाइस स्पॉन्टेनिटी का मतलब हो जाता है खुद ब खुद, अपने आप, है ना? ठीक है, तो अगर मैं स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करूं तो स्पॉन्टेनिटी मीन्स द पोटेंशियल, इट मीन्स द पोटेंशियल ऑफ
मेंटेनिंग, नहीं, इट इज द पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम or a reaction to proceed automatically without any external help, किसी भी एक्सटर्नल हेल्प के बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, बिना किसी की मदद के अगर आप लोगों की प्रोसेस खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है तो उसे स्पॉन्टेनिटी बोला जाता है। क्या यह बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब जब स्पॉन्टेनिटी के बारे में पता चला, मतलब सर स्पॉन्टेनिटी कैसे? अरे सूर्य की गर्मी में खड़े हो गए तो हमारी बॉडी गर्म होने लगी। कभी ऐसा सुना है कि मृत्युंजय पंड्या की वजह से सूर्य का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, सूर्य अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है क्योंकि मृत्युंजय को बहुत गुस्सा आ रहा है और मृत्युंजय का तापमान सूर्य को और गर्म कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। हाँ, यह सुना है कि अब गर्मी पड़ने वाली है, हमारी फटने वाली है, सूर्य का टेम्परेचर, सूर्य की गर्मी, सन की हीट अर्थ पर अब ज्यादा पड़ने वाली है हमारे एरिया में और हमको गर्म में जलाने वाली। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब हमेशा यह प्रोसेस अपने आप होती है, सन की एनर्जी हम तक गिरती है अपने आप। आग जला लोगे, आग से गर्मी हमारी बॉडी पे गिरेगी अपने आप। ये सब अपने आप हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? तो इसको समझने के लिए हमने पढ़ा, एक कॉन्सेप्ट इमेजिन करा एंथैल्पी का। इस डिक्रीज इन एंथैल्पी अ क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी? मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और अगर उस केमिकल रिएक्शन की मैं एंथैल्पी रिड्यूस कर रहा हूं, तो एंथैल्पी रिड्यूस करने की वजह से क्या कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाती है? मतलब अगर मैं केमिस्ट्री में लेबोरेटरी में काम कर रहा हूं एक केमिकल रिएक्शन पे और वो केमिकल रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट मिला देने से रिएक्शन अपने आप हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोजन और फ्लोरीन को मिला दिया, हाइड्रोजन गैस ली, फ्लोरीन गैस ली, दोनों को मिला, अपने आप हाइड्रोजन फ्लोराइड बन गया। आपने हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन लिया, मिलाया, धूप में रखा, अपने आप HCl बन गया। तो क्या ये रिएक्शंस जो स्पॉन्टेनियसली हो रही है, इन रिएक्शंस के पीछे इनकी एंथैल्पी का कोई हाथ है? तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, साइंटिस्ट लोगों ने एक छोटा सा दिमाग लगाया कि अगर मैं किसी को छत से फेंक दूं, अगर मैं किसी को झरने की हाइट से नीचे फेंक दूं, तो जब वो इंसान ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है मतलब वो इंसान अपने आप नीचे गिर रहा है। आपको क्या करना है, अगर व्यक्ति ऐसा आए और ऐसा कूद जाए तो उसके बाद तो वो ऊपर से नीचे अपने आप ही आएगा, आपको उसको रस्सी से बांध के खींचना थोड़ी पड़ेगा, वो तो अपने आप गिर जाएगा। मतलब डिक्रीज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी और व्यक्ति स्पॉन्टेनियसली गिर रहा है। तो इसको थोड़ा सा उन्होंने माइंड में रख के उन्होंने कुछ केमिकल रिएक्शंस ऑब्जर्व करी। जैसे उन्होंने यहां पर N2 लिया और उन्होंने यहां पर H2 लिया और यहां पर बनाया उन लोगों ने हम लोगों के लिए 3/2, यहां पर उन्होंने हमको बना के दिया अमोनिया। तो गाइस, जब आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन देखी तो इस केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी लगभग -46 किलो जूल्स पर मोल के आसपास रही। मतलब ये केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी नेगेटिव होने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि ये रिएक्शन एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस और नो मेरे प्यारे किडूस? क्या मेरे प्यारे गुलगुलों को बात समझ में आ रही है? अगर इमेजिन करो आपके पास में हाफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है और अगर आपके पास में हाफ मोल्स ऑफ क्लोरीन है और अगर ये दोनों रिएक्ट करके HCl बना रहे हैं, मान लो इसका एंथैल्पी आ जाता है -92 किलो जूल्स पर मोल। तो गाइज, इसमें भी माइनस साइन का मतलब है ये रिएक्शन भी कैसी है? ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब ये जो रिएक्शंस हैं ये अपने आप ही हो रही है। दिस रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस भी है और इनकी एंथैल्पी भी डाउन हो रही है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को एक बात समझ में आई कि मान लो अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं और यहां पर मैं देखूं, इस तरफ मैं इस ग्राफ पर लिख दूं एनर्जी और यहां पर मैं ऑब्जर्व करूं कि मेरे रिएक्टेंट्स की एनर्जी हाई है, मेरे रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। अब मैंने इनकी रिएक्शन करी
तो इनकी रिएक्शन होते 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 मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है सी, प्रोडक्ट की एनर्जी आप देखो बहुत डाउन हो गई। सो बेसिकली आपके रिएक्टेंट से आपके प्रोडक्ट की एनर्जी में डेल्टा एच का फर्क आया, और ये नेगेटिव क्यों हो गई? क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी और आपके प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और आपके रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी कम होने का मतलब है रिएक्टेंट के पास में शुरुआत में केमिकल रिएक्शन की एनर्जी ज्यादा थी और बाद में जो प्रोडक्ट बना उसकी एनर्जी कम हो गई, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो एनवायरमेंट में रिलीज हो गई होगी, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी एनवायरमेंट में रिलीज हो गई मतलब कि आपके अल्टीमेट सिस्टम की एनर्जी डाउन हो गई, और सिस्टम की एनर्जी डाउन हो गई। इससे हमें ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियसली चल रही होगी। मतलब अगर एक केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और वह एनर्जी छोड़ेगी 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 तो ही वो स्पॉन्टेनियस होगी। एक अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोगों के समझ में आया, और हमें ऐसा लग रहा है कि इन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऐसा हो सकता है। लेकिन गाइस एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास में कार्बन जो कि ग्रेफाइट के फॉर्म में है, अगर मैं इसका ट्रीटमेंट सल्फर के साथ कर दूं तो ये कार्बन डाइसल्फाइड बनाता है, लेकिन इस प्रोसेस की केमिकल इंथैल्पी 128 किलो जूल पर मोल है। इस केमिकल रिएक्शन की इंथैल्पी 128 किलो जूल पर मोल है, और इससे यह बात साफ हो गई कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन अपने आप हो रही है, ये रिएक्शन खुद ब खुद हो रही है। इसका मतलब यह हो गया कि इंथैल्पी चेंज जो है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का, इंथैल्पी चेंज इज नॉट ऑलवेज applicable in order to find the spontaneity of a reaction। मतलब कि आप एक रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पता लगाने के लिए सिर्फ इंथैल्पी चेंज के लिए नहीं जा सकते। तो अब क्या करें यार, हमारे लिए स्पॉन्टेनिटी यानी कि ये रिएक्शन अपने आप पड़े पड़े क्यों हो जा रही है ये पता तो लगाना पड़ेगा ना। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने वो एडजॉर्प्शन सुना है वर्ड, एडजॉर्प्शन। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है अब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन। अब्जॉर्ब मतलब आपने स्पॉन्ज लिया, आपने स्पॉन्ज को डिप कर दिया किसके अंदर, आपने स्पॉन्ज को उठाकर डिप कर दिया पानी के अंदर। अब पानी के अंदर स्पॉन्ज चला गया, अब आप स्पॉन्ज को बीच में से काटो, साइड से काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, कैसे भी काटो, आपको स्पॉन्ज के अंदर पानी भरा हुआ दिखेगा, मतलब अब्जॉर्ब। लेकिन अगर आपने चौक लिया और अगर आपने चौक को इंक में डुबा दिया, अब आप चौक को इंक में से निकालो, आप देखोगे चौक की पूरी सरफेस पर इंक चिपक गई है। लेकिन जैसे ही आप उस चौक को तोड़ोगे अंदर से चौक अभी भी व्हाइट रहेगा। मतलब कि इंक जो है वो सिर्फ सरफेस पर चिपकी है, अंदर बल्क में नहीं उतरी। उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन, एडी एडजॉर्प्शन, उसको क्या बोलते हैं एडजॉर्प्शन, ADSORPTION, एडजॉर्प्शन। यहां पर डी आ गया तो एडजॉर्प्शन, बी आ गया, बी फॉर बॉल, तो वो अब्सॉर्ब होना। यहां पर एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं गाइस। एडजॉर्प्शन भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मतलब आप लोगों ने आपका वो लैपटॉप बैग या आपने आपके स्कूल बैग्स या आपने जो मिल्टन की पानी की बोतल आती है उसके अंदर एक छोटा सा सैशे देखा होगा। मेरे पास यहां पर बैग नहीं पड़ा है वरना मैं आपको दिखाता। एक छोटा सा ऐसा सैशे होता है, छोटा सा पाउच होता है, पाउच, उसके अंदर सिलिका जेल भरा हुआ होता है। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि बेटा ये सिलिका जेल का पाउच आपके बैग में से, आपकी बोतल में से मॉइस्चर को अपनी सरफेस पर चिपका लेता है। इससे क्या होता है, क्योंकि तुम तुम्हारे बैग्स में यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस रखते हो, लैपटॉप्स वगैरह रखते हो, तो लैपटॉप्स अगर मॉइस्चर की प्रेजेंस में आ जाएंगे तो खराब हो जाएंगे। तो उससे बचाने के लिए हम ये सैशेट उसके अंदर डाल देते हैं। बॉटल के अंदर अगर मॉइस्चर ट्रैप हो जाए, कंपनी जब बॉटल पैक करती है इंडस्ट्रीज, और अगर उसके अंदर मॉइस्चर ट्रैप हो जाए तो कई महीनों बाद उसमें बदबू आने लग जाती है। तो वो सिलिका जेल का पाउच उसकी बदबू को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या ये प्रोसेस करने के लिए दुकानदार को उस सिलिका जेल को हीट करना पड़ता है, करंट देना पड़ता है? नहीं, सिलिका जेल पड़ा है,
वो पड़ा रहेगा। जैसे ही मॉइस्चर आया वो अपने आप उस मॉइस्चर के पार्टिकल को अपनी सरफेस पर चिपका लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिलिका जेल डाल दो बस। उसके अलावा मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन, गैस का एब्जॉर्प्शन अपनी सरफेस पर वो खुद करेगा। तो ये कहलाती है आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यार दुनिया में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो ढेर सारी है। अब इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन कैसे करूं? मतलब एंथैल्पी तो 100% रास्ता नहीं है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अधिकतर केमिकल रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, लेकिन कभी कभी नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशंस जो आप समझ रहे हो कि इंथैल्पी अगर पॉजिटिव है, रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ये गलत है, ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है। तो क्या करें? तो फिर एक नया टॉपिक मार्केट में लॉन्च किया गया जिसका नाम है एंट्रोपी। अनअकैडमी से आ रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। यहां पर अनअकैडमी पर एक आस्क का डाउट फीचर लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना है। अनअकैडमी ऐप पर जाना है, आपको जो भी डाउट है उसको क्लिक करना है, यानी फोटो क्लिक करना है। फोटो को आप लोग क्रॉप कर सकते हैं एंड क्रॉप करने के बाद सबमिट करना है। सो गाइस, व्हाटसोएवर आपका डाउट होगा, अनअकैडमी पर एक्सपर्ट्स उसको सॉल्व करेंगे एंड आप लोगों को उसका इंस्टेंटली जवाब मिल जाएगा। तो एक बहुत अच्छा फीचर है जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एंट्रोपी। एंड एंट्रोपी इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ रेंडमनेस, डिग्री ऑफ रेंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स और गैसेस। कैसे? देखो मैं आपको इसको समझाता हूं बहुत इजी तरीके से। इमेजिन करो मेरे प्यारे किडूस, आपके पास में एक बॉक्स है। इमेजिन करो आपके पास में एक बॉक्स है और इस बॉक्स के बीचों बीच आपने एक यहां पर पार्टीशन लगा रखा है। अब यहां पर आपने एक तरफ क्या किया? यहां पर आपने एक तरफ हाइड्रोजन गैस रख दी। यहां पर आपने एक तरफ गैस रख दी, चलो गैस ए रख दी। और आपने यहां पर क्या किया? आपने यहां पर दूसरी तरफ आप गैस बी रख दो। ट्याऊ ट्याऊ टट ट्याऊ ट्याऊ टट ट्याऊ। अब यार देखो, गैस ए और गैस बी बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग रखी हुई है। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि जाओ मेरे लिए गैस बी लेकर आओ, आप आओगे? ये वाले चेंबर का ढक्कन खोलोगे और मुझे गैस बी लाके दे दोगे। अगर मैं आपसे बोलूं जाओ मेरे लिए गैस ए लेकर आओ, तो आप आओगे? ये चेंबर का ढक्कन खोलोगे और मेरे लिए गैस ए लेकर आ जाओगे। लेकिन प्यारे बच्चों, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपका ये वाला पार्टीशन अगर मैं हटा दूं, आपका ये वाला पार्टीशन अगर मैं हटा दूं, ठीक है, और अब इस बॉक्स को आप ध्यान से देखें, तो अब क्या होने लगेगा मेरे प्यारे किडीज? अब ये होने लगेगा कि आपके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में इंटरमिक्स होने लगेंगे और अब आप नहीं बता पाएंगे कि कहां पर गैस ए है और कहां पर गैस बी है। क्या ये दोनों गैसेस की मिक्सिंग अपने आप हो गई? यस। यहां पर क्या हुआ? नाउ द गैस ए and gas B mixed with each other spontaneously, अपने आप हो गया ना क्योंकि, तो mixed with each other spontaneously without any external हेल्प। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमें बॉक्स को लेकर ऐसे 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 शेक नहीं करना पड़ा, ये अपने आप स्टर हो गया। तो बेसिकली अब यहां पर हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि ये प्रोसेस कितनी स्पॉन्टेनियस थी। मतलब कि इस प्रोसेस को जो हम देख रहे हैं जिसमें गैस ए और गैस बी एक दूसरे के साथ में मिक्स हो रहे हैं, इस मिक्सिंग में कितना इजीनेस रहा, जो कितने हद तक, कितने एक्सटेंट तक ए और बी एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए ना, पूरी तरीके से मिक्स हो गए। तो वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिग्री ऑफ रेंडमनेस पर डिपेंड करेगा। मतलब आपका गैस ए और गैस बी का पार्टिकल जितना डिसऑर्डर्ड फॉर्म में चला जाएगा, जितना डिस्पर्स हो जाएगा। इमेजिन करो कैसे, देखो आप अभी असेंबली में खड़े हो, असेंबली इमेजिन करो, क्लास 11th के बच्चे असेंबली में खड़े, छोटी हाइट वाला बच्चा आगे, उससे ज्यादा हाइट वाला बच्चा उसके पीछे,
फिर उससे ज्यादा हाइट वाला उसके पीछे, फिर उसके पीछे हाइट, उसके पीछे हाइट, हाइट हाइट हाइट, ऐसे 10 बच्चे हाइट वाइज खड़े। पास में क्लास 12th के बच्चे भी हाइट वाइज खड़े, छोटी हाइट बड़ी हाइट बड़ी हाइट, ऐसे करते 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 10 बच्चे 12th के, 10 बच्चे 11th के बिल्कुल वेल ऑर्डर्ड फॉर्म में अटेंशन में खड़े। अब अचानक से क्या होता है, स्कूल का प्रिंसिपल अनाउंस करता है, अरे आज तुम्हारा स्कूल में आखिरी दिन है, असेंबली में ऐसे क्या खड़े हो, एंजॉय करो, पार्टी करो। पार्टी सुनते ही बड़ा आगे चले जाएगा, छोटा पीछे आ जाएगा, एकदम गार्डन में उथल पुथल मच जाएगी, पार्टी पार्टी, ऐसे 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 भागने लगोगे। अब पार्टी जितनी जोरदार होगी, हलचल उतनी ज्यादा मचेगी। अगर पार्टी में पड़ोस की गर्ल्स स्कूल की लड़कियां भी आ रही है तो भाई साहब डिग्री ऑफ ऑर्डरनेस और बढ़ जाएगा। अगर आपके एरिया का सबसे बेस्ट केटरिंग वाला खाना बना रहा है तो अरे और मजा आ जाएगा। और थोड़ा पार्टी शार्टी की अरेंजमेंट भी अगर स्कूल में है फिर तो डिग्री ऑफ रेंडमनेस और बढ़ जाएगी। यही यहां पर आपका एंट्रोपी मेजर करता है। एंट्रोपी मेजर करता है कि आपके दो सब्सटेंसेस गैस ए और गैस बी के पार्टिकल कितने रैंडम हैं, वो कितने डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है। जैसे कई बार क्या होता है आप सेक्शन ए और सेक्शन बी के बच्चों को मिक्स कर दो तो सेक्शन बी के बच्चे थोड़े बदमाश होते हैं, सेक्शन ए के बच्चे थोड़े अच्छे होते हैं। तो अगर आप दोनों को एक साथ एक क्लास में बिठा भी दो तो भी आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सेक्शन ए के बच्चे अलग अलग, सेक्शन बी के बच्चे अलग अलग। सेक्शन बी के बच्चे सेक्शन ए के बच्चे को छेड़ रहे हैं, उनको उंगली कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, लेकिन सेक्शन ए के बच्चे ओ माय गॉड सच अ नॉनसेंस किड्स ना, सच अ लो लेवल, सच अ चीप, सच अ बोरिंग डे, ऐसा करेंगे। और बी के सेक्शन में बच्चे ना मीठे टिकटॉक की इधर देख, क्यों है बहुत पढ़ रहा है चश्मिश, इधर देख। लेकिन घुलेंगे मिलेंगे नहीं, यानी बी वाला सेक्शन का बच्चा ए वाले सेक्शन के साथ में भरत मिलाप ही कर ले, उसके साथ बैठ जाए, उसको अपने हाथ से खिलाए, ऐसा नहीं होगा। मतलब वहां पर रेंडमनेस कम है। आपने दो बच्चों को, दो रिएक्टेंट्स को, दो गैसेस को मिला तो दिया पर अभी भी वो प्रॉपरली मिले नहीं, मतलब उनकी रेंडमनेस कम है। रेंडमनेस कम है तो उनकी स्पॉन्टेनिटी भी कम होगी। यानी स्पॉन्टेनिटी किस पर डिपेंड कर रही है, एंट्रोपी पे। और एंट्रोपी का मतलब क्या, रेंडमनेस। लेकिन मान लो अभी स्कूल में एग्जाम्स चल रही है और बी सेक्शन के बच्चों को दो पार्ट में काट दिया। बी सेक्शन में ए से एम नाम वालों को अलग क्लास में कर दिया और एन से जेड नाम वालों को अलग कर दिया। अब जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी, टैन 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 टैन, बोलना आंटी आऊंगा, घंटी में बजाऊंगा, साउंड में लगाऊंगा, जैसे आपने घंटी बजाई, बी सेक्शन के दोनों बच्चे उठे और मिक्स हो गए क्लास में। ए से जेड नाम वाले सब मिक्स हो गए। जेड वाला ए के साथ बैठ रहा है, आर वाला पी के साथ बैठ रहा है, बी वाला सी के साथ बैठ रहा है, सी वाला एफ के साथ बैठ रहा है, एफ वाला एक्स के साथ बैठ रहा है। रेंडमनेस यानी क्या, वो पूरे बी सेक्शन के बच्चे एकदम 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 स्प्लिट हो गए। रेंडमनेस ज्यादा हो गई, पूरी क्लास डिसऑर्डर्ड फॉर्म में बैठ गई, यानी स्पॉन्टेनिटी ज्यादा हो गई। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसके अंदर? अच्छा, अब इमेजिन करो आपने एक रिएक्शन करी एक्स वाई और ए बी के बीच में। अब यहां पर अगर एक्स बी के साथ चला जाए और वाई ए के साथ चला जाए तो डिसऑर्डर्ड हो गया। यहां पर सब चीजें कैसी हो गई, डिसऑर्डर्ड हो गई। यानी पहले एक्स और वाई एक फॉर्म में थे, ए और बी एक फॉर्म में थे, अब ये इंटरमिक्स हो गए, यानी यहां पर डिसऑर्डर्ड हो गए। यानी यहां पर आपके प्रोडक्ट में रेंडमनेस आ गई। रेंडमनेस आ गई मतलब उनकी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो गई। और एंट्रोपी इंक्रीज होने का मतलब है कि रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो एंट्रोपी डिनोटेड बाय एस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। हमेशा ध्यान रखना, जितनी ज्यादा एंट्रोपी होगी, जितनी ज्यादा एंट्रोपी होगी, हायर द एंट्रोपी, हायर द स्पॉन्टेनिटी, उतनी ज्यादा आपकी स्पॉन्टेनिटी रहेगी। ठीक है, आगे बढ़े। ग्रेट। नाउ स्पॉन्टेनिटी का फॉर्मूला वगैरह सर मेजर वेजर कैसे करेंगे, थोड़ा सा काम की बात पर आओ। चलो स्पॉन्टेनिटी आपने बता दिया, स्पॉन्टेनिटी को मेजर करने का तरीका भी तो बताओ। तो गाइस देखो, सीधी सी बात है, एंट्रोपी को मेजर कैसे करें भाई। एंट्रोपी का मतलब हमको समझ में आ गया, डिग्री ऑफ रेंडमनेस। मतलब अगर आपका पार्टिकल बहुत ज्यादा रैंडम है तो स्पॉन्टेनिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन सर इसको मेजर कैसे करें? तुम लोगों ने रामायण देखी है, सुना है रामायण के बारे में? हाँ, हनुमान जी
जब रावण के पास गए थे तो एटिकेट से बात करते, हाँ जी, यस हमारे प्रभु, आप मतलब प्यार से बात कर रहे थे। लेकिन रावण तेज चला, पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने बोला अब तेरी पूरी लंका में आग लगा दूंगा। मतलब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा के उनकी हीट एनर्जी बढ़ा दी, और जब हीट एनर्जी बढ़ी तो उनकी रेंडमनेस बढ़ी, वो पूरी लंका में कूदे, पूरी लंका में भागे और पूरी लंका में आग लगा दी। यही चीज हमारी एंट्रोपी पर काम करती है। इमेजिन करो आपके पास में गैस है, गैस के पार्टिकल के पास में अभी हीट एनर्जी कम है, गैस के पार्टिकल के पास में अभी हीट एनर्जी कम है। हीट एनर्जी कम होने का मतलब है अभी वो धीरे धीरे घूम रहा है, मतलब अभी उसके पास में डिसऑर्डर्ड होने का, उसके ऑर्डर के बिगड़ने का, उसकी रैंडमनेस के बढ़ने के ऑप्शंस कम है। आपने हीट प्रोवाइड कर दी, आपने वो गैस को गर्म कर दिया। भाई गैस गर्म होगी तो अल्टीमेटली उसके पार्टिकल गर्म होंगे, तो तेज 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 घूमेंगे। इसका मतलब यह है कि रैंडमनेस निकालने का हमारे पास में बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम हीट मेजर कर ले कि हम हमारे सिस्टम को कितनी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या हमारा सिस्टम कितनी हीट छोड़ रहा है। हीट छोड़ेगा, एनर्जी कम होगी, रैंडमनेस कम होगी। दूसरा, यार एक बात बताओ, अगर आप लोग एक गैस को 0 डिग्री सेल्सियस पर ऑब्जर्व करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस के पार्टिकल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि गैस अभी ठंडी है। आप -10, -20, -40 डिग्री सेल्सियस पर काम कर रहे हो, मतलब अभी आपकी जो गैस की एनर्जी है वो कम रहेगी क्योंकि टेम्परेचर लो है। लेकिन अगर आप उसी गैस को 50 डिग्री सेल्सियस पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर मॉनिटर करोगे तो उस गैस की रैंडमनेस ज्यादा रहेगी, उस गैस के पार्टिकल ज्यादा जल्दी मूव करेंगे, क्योंकि जो टेम्परेचर है वही तो मेजर करता है कि आपके पार्टिकल के पास में कितनी एनर्जी है। मतलब टेम्परेचर कम मतलब पार्टिकल की एनर्जी कम, टेम्परेचर ज्यादा मतलब पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा। तो गाइज यहां पर दूसरा फैक्टर हमारे सामने आया टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बेसिकली मेजर करता है कि आपके पार्टिकल्स में कितना केओस मचा हुआ है, कितना ज्यादा केओटिक मूवमेंट है, कितना ज्यादा फास्ट और कितना ज्यादा रैंडमली वो लोग मूव कर रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट किडूस, मेरे प्यारे बच्चों? आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? मुझे लगा थोड़ा सा माइक हिल गया। आई थिंक अब बेटर आवाज आएगी। ओके, पापी, दुष्ट, दुराचारी, निर्लज। ओके ठीक है। मेरा और कैमरे का रिश्ता बहुत पुराना है। अभी तुमको पता है क्या हुआ? मैंने 1 घंटे का लेक्चर शूट कर दिया था और रिकॉर्डिंग 20 मिनट में ही बंद हो गई। समझ रहे हो दर्द? एक तो वैसे लेक्चर्स कम आ रहे हैं, उसमें भी ऐसा हो जाता है, तो दर्द झलकता है पापियों चलो, सो हम लोगों ने डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी, यानी चेंज इन एंट्रोपी अगर मुझे निकालनी है, अगर आई हैव टू चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है, तो मैं Q/T कर दूंगा, यानी हीट अब्सॉर्ब और हीट रिलीज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी अगर मान लो मैंने एक गैस को 10 किलो जूल की एनर्जी दी एट 0 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा एस की वैल्यू अलग होगी। 10 किलो जूल्स की एनर्जी दी एट 0 डिग्री सेल्सियस, अलग वैल्यू आएगी। या एट 1 डिग्री सेल्सियस अलग वैल्यू आएगी। फिर मैंने 10 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी दी एट 10 डिग्री सेल्सियस, दोनों की वैल्यू में डेल्टा एस की वैल्यू में चेंज आएगा, या 10 रहेगा या 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से टेम्परेचर और हीट की मदद से आप एंट्रोपी निकाल सकते हो। दूसरी खास बात, अगर आपको पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी निकालनी है, या अगर आपको पूरे यूनिवर्स की चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है, तो बहुत सीधा सा हिसाब करना है आप लोगों को। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग। भाई यूनिवर्स कहां से बना है? थर्मोडायनेमिक्स में सिखाया ना, सिस्टम और सराउंडिंग से। तो जो तुम्हारे सिस्टम की एंट्रोपी चेंज है और जो तुम्हारे सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज है, उन दोनों को ऐड कर दो। सिस्टम और सराउंडिंग के ऐड करने पर आपको यूनिवर्स की ओवरऑल टोटल एंट्रोपी चेंज के बारे में पता चल जाएगा। एंड ये वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा रहेगी, क्योंकि अगर 0 हो गई तो फिर तो आप बोलोगे कि इक्विलिब्रियम में आ गई रिएक्शन, तो 0 कभी नहीं होगा। अच्छा, एक बात और हम याद रखेंगे, हमारे इंथैल्पी एंट्रोपी की तरह ही इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी, इसकी तरह ही आपका एंट्रोपी भी एक स्टेट फंक्शन है। और स्टेट फंक्शन होने का मतलब है कि आप इसके सिस्टम की एंट्रोपी चेंज को सेम फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अगर आपकी केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल कंडीशन में भी हो रही है
तो उसमें आपका जो पर्टिकुलर सिस्टम है, जैसे कि आप मान लो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन कर रहे हो और आप सिर्फ नाइट्रोजन की निकालना चाह रहे हो, तो आप उसकी भी सेम फॉर्मूले से निकाल सकते हो। खैर कोई इतना ज्यादा लोड मत लेना, फॉर्मूला सेम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, समझना मेरी बात को, हमने एंट्रोपी चेंज के बारे में बात तो कर ली कि चलो भैया एंट्रोपी चेंज इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, ये पर्टिकुलर तरीका है आपके एंट्रोपी चेंज निकालने का। लेकिन यार एक बात बताओ कि क्या आप लोगों के पास में केमिस्ट्री में हमेशा एक सिस्टम क्लोज सिस्टम रहता है? क्या आपके पास में सिस्टम हमेशा क्लोज सिस्टम रहता है? नहीं, कभी कभी हम लोग इस ग्लास की तरह ओपन कंडीशंस में भी रिएक्शन करते हैं। मतलब मैंने इस सिस्टम को भी ओपन रखा है, मैं इसको नीचे से हीट सप्लाई कर रहा हूं, लेकिन कुछ हीट और कुछ मैटर का भी तो लॉस हो रहा है, ना? तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ एंट्रोपी आपकी स्पॉन्टेनिटी के बारे में नहीं बता सकती। हां, अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड है या क्लोज्ड है, वेल पैक्ड है, मैटर का लॉस नहीं हो रहा, तो हम एंट्रोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जितना ज्यादा एंट्रोपी होगा उतना ज्यादा रैंडमनेस होगा और उतना ज्यादा आपका स्पॉन्टेनिटी होगा। लेकिन अगर सिस्टम ओपन है, आप ओपन कंडीशंस में काम कर रहे हैं, तो क्या करें? तो उससे ज्यादा बेटर ऑप्शन हमारे पास में आया गिब्स एनर्जी। नाउ इमेजिन करो गिब्स एनर्जी क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने एक अकाउंट खुलवाया, मार्केट में जाके बैंक में गए और एक अकाउंट खुलवाया, उस अकाउंट में आपने शुरुआत में 1000 रुपए डाले, अगले महीने 1000 रुपए डाले और अगले महीने 1000 रुपए डाले, ऐसे 3 महीने आपने उसमें 3000 रुपए स्टोर कर लिए। चौथे महीने की पहली तारीख को आपके बाबू सोना का हैप्पी बर्थडे है। आपके बाबू सोना ने डिमांड करी कि इस बर्थडे पर आपके बाबू सोना को एक अच्छा गिफ्ट चाहिए, आपके बाबू सोना को एक अच्छा डिनर पार्टी चाहिए, आपके बाबू सोना को केक चाहिए। आपने जब टोटल लगाया तो आपको लगा 3250 रुपए चाहिए मुझे। 250 रुपए तो खैर आप घर से चुरा लाओगे, लेकिन 3000 रुपए का क्या करोगे? तो आपने देखा अरे मेरे अकाउंट में 3000 रुपए है ना, पूरे 3000 रुपए निकाले, 250 रुपए घर से चुराए, बाबू सोना का बर्थडे मना लिया। लेकिन अगर आप मेरी तरह ग्रेविटी सर्कल का अकाउंट खोल के रखते हैं, जिसे करंट अकाउंट बोला जाता है, ये करंट अकाउंट मैं मार्केट में खोलने गया बैंक में, बैंक वाले ने बोला साहब करंट अकाउंट खोल रहे हो, बिजनेस अकाउंट है, 10,000 रुपए मिनिमम लगेंगे। मैं घर आया, मैंने अमृता से 5000 रुपए लिए, मैंने मेरी मम्मी से 5000 रुपए लिए, 10,000 रुपए ले जाके बैंक में डाल दिया, अकाउंट खुल गया। अगले महीने मैंने मेरे अमृता को बोला कि भैया हाँ पैसे दे दो साहब पैसे दे दो साहब, गरीब का हक मत मारो। तो अमृता ने फिर 5000 रुपए दे दिए, मेरी माँ ने मेरे को फिर 5000 रुपए दे दिए, मैंने वो 10,000 रुपए फिर बैंक में डाल दिए। ऐसे करके मेरे पास में 20,000 रुपए हो गए। नाउ मुझे एक दिन आइडिया आया कि क्योंकि ग्रेविटी सर्कल एजुकेशन अकेडमी नहीं, ग्रेविटी सर्कल हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको कोई नहीं देखता। क्यों? क्योंकि ना तो हम बकवास करते हैं, ना तो हम आपके सामने आके रोते हैं कि हमारी टीचर चली गई, हमें धोखा दे दिया। मैं आपके लिए एक नया बैच लाया हूं जो 999 रुपए का है, उसमें ये पढ़ाएंगे। ऐसी मैं बकवास नहीं करता ना। मैं आपसे ये कहता हूं कि एक दिन में 25 घंटे कैसे करें और ऐसे कैसे पढ़ें और ये करें वो करें। हम ग्रेविटी सर्कल पर सिर्फ पढ़ाई करते, तुम लोग देखते नहीं हो। तुम लोग देखते नहीं तो मेरे पास में पैसा नहीं आता बाबू भैया, और बाबू भैया पैसा नहीं आता है तो तुम लोगों के लिए मैं काम कैसे करूंगा बाबू भैया। तो मैं अपने बैंक गया, मैंने बोला कि मेरे को 20,000 रुपए की जरूरत है। तो बैंक वाले ने क्या बोला, नहीं, माना कि तुम्हारे खाते में 20,000 रुपए हैं, लेकिन तुम लोग उसमें से 15 ही निकाल सकते हो, क्योंकि करंट अकाउंट का रूल है 5,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना। अब मेरा दिमाग ठनक गया, मेरा पैसा मैं पूरा यूज नहीं कर सकता। यही है गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी बोलती है कि अगर आपके सिस्टम के पास में इंथैल्पी है तो वो पूरी इंथैल्पी का यूज नहीं कर सकता फॉर द रैंडमनेस। यानी अगर आपके गैस के पार्टिकल के पास में एक पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी है तो वो उस एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा ही यूज करेगा रैंडमनेस के लिए, डिसऑर्डर होने के लिए, पूरा नहीं। जैसे मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, मान लो मैंने खाना खाया, खाने से मुझे एनर्जी मिली, एनर्जी से मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्या मैं अपनी आखिरी किलो जूल तक की एनर्जी यूज कर दूंगा पढ़ाने के लिए? अगर ऐसा होगा तो मैं तो गिर जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। मतलब मैं थक जाऊंगा, इरिटेट हो जाऊंगा, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, जाके सो जाऊंगा, तारक मेहता देख लूंगा। मतलब मेरे में एनर्जी है, मैं दूसरे काम कर सकता हूं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो हो गया। ठीक उसी प्रकार गिब्स एनर्जी भी बोलती है कि आपके सिस्टम के पास में जो एनर्जी होती है उसका वो एक पर्टिकुलर अमाउंट यूज करता है फॉर द एंट्रोपी, फॉर द स्पॉन्टेनिटी, फॉर द रैंडमनेस। मतलब अगर आपकी केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद स्टार्ट हो रही है, स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट हो रही है, तो उसका मतलब यह है कि वो अपनी पूरी इंथैल्पी का यूज नहीं कर रहा है, वो उसका एक छोटा सा हिस्सा यूज कर रहा है। और इसीलिए हमारे सामने एक नया फॉर्मूला आया, दैट इज G इज इक्वल टू H माइनस TS।
वेयर जी आपका गिब्स एनर्जी जो कि अगेन एक प्रकार का स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एच आपके सिस्टम की इंथैल्पी, एस आपके सिस्टम की एंट्रोपी और टी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। नाउ हम लोग सिर्फ इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करते, हमें यह जानना है कि क्योंकि यह स्टेट फंक्शन है, हमें यह देखना है कि इनिशियली और फाइनली कितना चेंज आया, रिएक्शन की शुरुआत में और रिएक्शन के अंत में कितना चेंज आया। जब रिएक्टेंट्स हमने एक चेंबर में मिलाए तब वहां पर क्या स्पॉन्टेनिटी थी, तब वहां पर क्या कंडीशन थी, तब वहां पर क्या एंट्रोपी थी, तब वहां पर क्या एंथैल्पी थी, और उनकी अपने आप रिएक्शन हो जाने के बाद जब प्रोडक्ट बना तब उसकी क्या कंडीशन है, इनिशियल और फाइनल। तो हम लोगों को उसके लिए ये फॉर्मूला ना यूज करते हुए ये फॉर्मूला यूज करना, दैट इज चेंज इन गिब्स एनर्जी। सो डेल्टा जी कैन बी डिनोटेड एज चेंज इन गिब्स एनर्जी, it is change in Gibbs energy. Delta H is change in enthalpy. Now T और S इन दोनों को हमको चेंज करके रखना पड़ेगा। तो गाइस दोनों को एक साथ चेंज नहीं कर सकते, दोनों को एक साथ चेंज नहीं करना। तो हमने क्या करा, पहले टेम्परेचर कांस्टेंट रख के इंथैल्पी में चेंज कर दिया, फिर टेम्परेचर चेंज करके सॉरी टेम्परेचर चेंज करके एंट्रोपी कांस्टेंट कर, नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, मेरे को वो ना दिमाग खराब हो गया, मेरी रिकॉर्डिंग रुक गई ना, तो जो फ्लो था वो पूरा टूट गया। आई एम सॉरी, रीगेन करते हैं खुद को एक बार वापस से। हाँ, सो पहले टेम्परेचर कांस्टेंट करके एंट्रोपी बदल दी, फिर टेम्परेचर चेंज करके एंट्रोपी कांस्टेंट रख दी। लेकिन गाइस एक बात बताओ, हमने क्या बोला, हम हर कंडीशन को स्टैंडर्डाइज करते हैं, हम हर रिएक्शन को कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी की वैल्यू तो जीरो होगी, और अगर डेल्टा टी की वैल्यू जीरो है तो टी डेल्टा एच जीरो हो गया। तब आपके पास में फॉर्मूला अल्टीमेटली क्या बचा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और ये फॉर्मूले से आप लोग स्पॉन्टेनिटी का पता लगा सकते हो। सर कैसे, देखो सीधा सा हिसाब है, अगर तुम्हारा डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब समझो जो तुम्हारी बॉडी के पास में फ्री एनर्जी है, जो मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए हैं, उस 20,000 रुपए में से मेरे पास में फ्री पैसा कितना है, 15,000 रुपए। वो 5,000 रुपए क्या मैं यूज कर सकता हूं, नहीं। तो सर वो फ्री एनर्जी नहीं है, लेकिन 15,000 रुपए तो मेरे पास में फ्री है, तो वो मेरी गिब्स फ्री एनर्जी है। अब अगर उस 15,000 में से मैंने एक दिन 700 रुपए निकाल के पार्टी कर ली, एक दिन मैंने 2,000 रुपए निकाल के पार्टी कर ली, तो वो पैसा मेरे गिब्स फ्री एनर्जी में से जा रहा है, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी का लॉस हो रहा है। और जब एनर्जी का लॉस होता है मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि प्रोसेस रिएक्शन अपने आप को आगे बढ़ा रही है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे, और इसके लिए आपको चाहिए एनर्जी। और अगर एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, और पूरी एनर्जी का नहीं, पूरी इंथैल्पी का नहीं, डेल्टा एच का नहीं, डेल्टा जी का। डेल्टा जी मतलब आपके पास में जो टोटल एनर्जी है उसमें से कितनी एनर्जी आप यूज कर सकते हो। तो वो एनर्जी जो यूजेबल एनर्जी है, अगर वो नेगेटिव हो रही है मतलब उसका रिएक्शन इस्तेमाल कर रही है, मतलब रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। लेकिन अगर वो एनर्जी पॉजिटिव हो गई, मतलब आपकी बॉडी के पास में इतनी एनर्जी है ही नहीं कि आप रिएक्शन खुद ब खुद कर सको, मतलब मेरे अकाउंट में मात्र 5,000 रुपए है जो मैं यूज नहीं कर सकता, तो अब मुझे अगर पार्टी करनी है तो मुझे किसी से पैसे लाने पड़ेंगे, वो पैसे लाके मुझे मेरे अकाउंट में डालने पड़ेंगे, और फिर उससे मैं पार्टी कर पाऊंगा। तो मान लो मैंने अमृता से 200 रुपए चुरा के मेरे अकाउंट में डाल लिए, मैंने मम्मी से 800 रुपए चुरा के मेरे अकाउंट में डाल लिए, तो मेरे पास में 1,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, तो अब मैं पार्टी कर सकता हूं। तो अगर मैं किसी से चुरा के ला रहा हूं और मेरे अकाउंट में डाल रहा हूं, उससे पार्टी कर रहा हूं, तो मैं अपने आप पार्टी नहीं कर रहा हूं, मेरे को मेरी मम्मी और अमृता पार्टी करा रहे हैं। लेकिन अगर मैंने अपने अकाउंट में ऑलरेडी 6,000 रुपए पहले से कमा के रख रखे हैं, और अब वो 1,000 रुपए जो मेरे पास है उससे मैं चाहूं तो अपने हिसाब से पार्टी कर सकता हूं, मैं किसी से नहीं पूछूंगा। तो ये चेंज हो गया, मतलब कि अगर माइनस वैल्यू आ गई डेल्टा जी की तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, प्लस आ गई तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो गाइस यहां पर एक चार्ट समझो, हम एक चार्ट रखकर इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहां पर सबसे पहले इक्वेशन लिख देता हूं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
अब डेल्टा जी की वैल्यू कब कब पॉजिटिव और कब कब नेगेटिव हो सकती है? डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब मान लो इसको -500 मान लू, टी में यहां पर मान लू 50 केल्विन्स, और डेल्टा एस में मान लू प्लस 8। ठीक है, तो यहां पर मुझे यहां पर एक चीज लिखनी पड़ेगी, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर रखेंगे तभी मजा आएंगे, ठीक है? ओके, तो लो टेम्परेचर रखा मैंने 50 केल्विन। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करो, डेल्टा एच की वैल्यू -500 प्लस टेम्परेचर 50, ये 8, सॉरी यहां पर इट शुड बी माइनस, सो -500 -400 वैल्यू आ गई -900, यानी वैल्यू नेगेटिव है, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अच्छा, यहां पर मैंने एक बात और ऑब्जर्व करी कि अगर मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ाकर 200 भी कर दूं तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 200 करने पर यह वैल्यू हो जाएगी मेरी 1600, और 1600 यानी माइनस माइनस यानी हो जाएगी 2100। रिएक्शन अभी भी क्या स्पॉन्टेनियस है, मतलब यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एट एनी टेम्परेचर, यानी यहां पर मुझे लो टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, किसी भी टेम्परेचर पे अगर डेल्टा एस पॉजिटिव और डेल्टा एच नेगेटिव तो तुम्हारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि यहां पर डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर बाय चांस मैंने यहां पर यह वैल्यू -500 रखी है, लेकिन टेम्परेचर मैंने लो रखा है 50 केल्विन्स, और यहां पर यह वैल्यू मैंने रख दी -8, यानी अब मेरी एंट्रोपी यहां पर क्या हो गई, चेंज इन एंट्रोपी हो गई -8, तो ये हो जाएगा -500 माइनस ब्रैकेट में 50 मल्टीप्लाई बाय -8, सो -500 माइनस प्लस 400 वैल्यू आ गई -100, यानी जी एनर्जी अभी भी नेगेटिव है। लेकिन अगर मान लो यहां पर मैंने इसकी वैल्यू को अब मैंने यहां पर +8 कर दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -500 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय +8, तो ये हो जाएगा -500 प्लस 400। नहीं, यहां पर अब मैंने क्या करा, सॉरी, अब मैंने यहां पर टेम्परेचर चेंज कर दिया, यहां पर मैंने टेम्परेचर चेंज करके कर दिया 200, तो अब क्या हो जाएगा, डेल्टा एच हो जाएगा -500 माइनस ब्रैकेट में चला जाएगा 200, टेम्परेचर हो गया 200 मल्टीप्लाई बाय -8, तो ये हो जाएगा -500 एंड माइनस माइनस हो जाएगा +8 टू 16 1600, तो वैल्यू हो गई -500 प्लस 1100, यानी अब डेल्टा जी की वैल्यू हो गई पॉजिटिव। मतलब यहां पर बात समझ में आई, यहां पर मैंने डेल्टा एस और डेल्टा एच की वैल्यू दोनों जगह सेम रखी है, टेम्परेचर पहले और दूसरे केस में बदल गया। अगर मैंने हाई टेम्परेचर रखा है तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर मैंने लो टेम्परेचर रखा है तो डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा और डेल्टा जी भी नेगेटिव हो जाएगा। तो लो टेम्परेचर पर डेल्टा जी इज नेगेटिव एंड हाई टेम्परेचर पर डेल्टा जी इज पॉजिटिव। कब? जब तुम्हारा डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों नेगेटिव हो। तो यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि पहला केस तो समझिए, दूसरा केस डेल्टा एच और डेल्टा एस नेगेटिव है एट लो टेम्परेचर, तो डेल्टा जी नेगेटिव, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों नेगेटिव है लेकिन टेम्परेचर हाई हो गया तो डेल्टा जी यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। समझ गए? अच्छा, अगला केस दोनों पॉजिटिव। अगला केस क्या है? दोनों ही पॉजिटिव है। चलो दोनों पॉजिटिव रख के देख लेते हैं, दो अलग अलग टेम्परेचर पे। मैं डेल्टा एच को रखता हूं +100, टी को रखता हूं मैं यहां पर लो टेम्परेचर रखता हूं, चलो 50, और डेल्टा एस को चलो मैं यहां पर रखता हूं, चलो इसको एक काम करते हैं, इसको +500 कर देते हैं, टेम्परेचर को 50 कर देते हैं, इसको +8 कर देते हैं। तो यहां पर क्या फॉर्मूला हो गया, 500 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये हो गया 500 माइनस 400, यानी यहां पर वैल्यू आ गई +100। अब मैंने यहां पर टेम्परेचर को चेंज करके 200 कर दिया, तो यहां पर हो गया 500 माइनस टेम्परेचर है 200 मल्टीप्लाई बाय +8, तो ये हो गया 500 माइनस 600 1600,
तो ये वैल्यू हो गई -1100, यानी यहां पर आपका डेल्टा जी नेगेटिव हो गया कब, जब आपने टेम्परेचर को हाई रखा, और यहां पर आपका डेल्टा जी हो गया पॉजिटिव जब आपने टेम्परेचर को लो रखा। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या हो गई, यहां पर कंडीशन दोनों पॉजिटिव हो गए, तो यहां पर कंडीशन रिवर्स हो गई। अगर आपने यहां पर दोनों को पॉजिटिव रखा है और लो टेम्परेचर रखा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड अगर आपने यहां पर दोनों को पॉजिटिव रखा है ना, अगर आपने यहां पर दोनों को ही पॉजिटिव रखा है लेकिन टेम्परेचर हाई कर दिया तो आपकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, और वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब है रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, यानी इसका अपोजिट हो गया। देखो यहां लो टेम्परेचर पे गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव थी जब दोनों नेगेटिव थे, लेकिन यहां लो टेम्परेचर पे गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव हो गई जब दोनों पॉजिटिव हो गए। समझ में आ गई प्यारे बच्चों। और गाइस आखिरी केस आप खुद एक बार ट्राई मार के देख सकते हो, अगर आपने एंट्रोपी नेगेटिव और अगर आपने एंट्रोपी नेगेटिव और इंथैल्पी पॉजिटिव कर दी तो कोई भी टेम्परेचर ले लो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब रिएक्शन आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो इस तरीके से आप लोग पता लगा सकते हैं। नाउ गाइस एक बात समझना, जैसे मान लो आप एक रिएक्शन कर रहे हो तो रिएक्शन आप दो कंडीशंस पे कर सकते हो। वो बोलते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। इसलिए एक बार मैं वापस जाके देख के आया कि मेरी रिकॉर्डिंग चल रही थी, पता चला फिर रिकॉर्डिंग बंद हो गई। अब तो मोबाइल में मेरा आईफोन जो है जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता हूं उसको फेंक देता हूं, सच में भगवान कसम। चलो तो मान लो गाइस दो कंडीशंस में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। कंडीशंस कौन कौन सी रिएक्शन की, दो। अगर मान लो मोदी जी चाय बना रहे हैं दिल्ली में बैठ के, दिल्ली का तापमान अभी 40 डिग्री है, 40 डिग्री, तो मोदी जी ने चाय बनाई, हाँ मित्रों हम चाय पिएंगे, चाय बनाई 100 डिग्री पर चाय उबाली और चाय लाके अपने ऑफिस में रख दी। अब किसी काम में लग गए, चाय ठंडी होते 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 कहां तक पहुंचेगी, 40 डिग्री तक, क्योंकि दिल्ली का तापमान 40 है, रूम टेम्परेचर 40 है, 40 से नीचे जाएगी नहीं, 40 पे रूम टेम्परेचर और चाय दोनों 40 पे आके इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, उससे नीचे चाय जो ठंडी होगी। इमेजिन करो चाय 0 डिग्री पर चली जाए, तो ऐसे तो फिर तुमको फ्रिज लगाने की जरूरत ही नहीं, पानी को भर के रूम में रख दो अपने आप ठंडा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, तो जो रूम का टेम्परेचर है उतने ही टेम्परेचर पे अल्टीमेटली आपकी चाय भी आकर रुक जाएगी। तो मोदी जी की चाय अभी भी 40 डिग्री जितनी गर्म है। यह बात राहुल गांधी को इटली में पता चली, तो राहुल गांधी ने भी चाय बनाई 100 डिग्री पर उबाल के। जैसे चाय मोदी जी बनाते हैं वैसे ही चाय हमारे राहुल गांधी जी भी बनाते हैं। राहुल गांधी जी ने भी चाय बनाई, चाय बनाकर इटली में रखी और वो भी कुछ काम में लग गए, शायद डोरेमोन देखने लग गए। तो अब क्या हुआ, देखते देखते कुछ समय के बाद उनको याद आया कि अरे मैं तो चाय पड़ी थी पर चाय ठंडी हो गई। क्यों? इनफैक्ट इतनी ठंडी हो गई क्योंकि जहां पर वो बैठे थे इटली में, वहां का टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, उनके रूम का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस था, तो उनकी चाय 100 डिग्री से ठंडी होकर 0 डिग्री पर पहुंच गई। तो अब मोदी जी की चाय ज्यादा टेस्टी लग रही है क्योंकि वो 40 डिग्री पर है, चाय गर्म ही अच्छी लगती है, ठंडी चाय तो फिर क्या मतलब है। तो दोनों में लड़ाई हो गई, मोदी जी बोले कि मेरी चाय अच्छी, राहुल बोले कि भाई मेरी चाय अच्छी है, हमको एनवायरमेंट का फायदा नहीं मिला। तो बीच में कौन आ गए, बीच में आ गए जो बिदेन, ऐ मोदी ऐ राहुल सुनो सुनो मैं तुम्हारी मदद करता है, मोदी जी ऐसी ऑन कीजिए। मोदी जी क्या ऑन करो, ऐसी एयर कंडीशनर, ओह अच्छा ऐसा बोलो ना। तो मोदी जी ने एसी ऑन करा, एसी पर उन्होंने 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके अपने पूरे रूम का तापमान 25 सेट कर लिया। फिर जो बिदन ने राहुल गांधी बोला, राहुल सुनो डोरेमोन बंद करो, छोटा भीम बंद करो, एसी ऑन करो, 25 सेट करो। उन्होंने भी 25 सेट कर लिया। अब दोनों ने वापस से सेम पहले जैसी चाय बनाई। अब जब दोनों ने सेम पहले जैसी चाय बनाई तो मोदी जी ने अपनी चाय को ठंडा होने दिया, 25 डिग्री तक आ गई उनकी चाय। राहुल गांधी ने अपनी चाय को ठंडा होने दिया, उनकी चाय भी 25 पर रुक गई। अब दोनों ने चाय टेस्ट करी, दोनों की चाय सेम रही। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। आप कहीं पर भी बैठे हो, देश में विदेश में, लेकिन अगर आपने कंडीशंस मेंटेन कर रखी है तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, अफ्रीका, नाइजीरिया, कीनिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी बैठे हो, आपका रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आएगा। इज दैट क्लियर टू यू? मुझे क्यों लग रहा है कि रिकॉर्डिंग फिर बंद हो गई है? नहीं 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 नहीं, चल रही है चल रही है चल रही है, ओके है ना। समझ रहे हो प्यारे प्यारे किडीज? तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। तो गाइस जब कभी भी आप किसी केमिकल रिएक्शन को करते हो तो हमारे पास में एक इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक नया फॉर्मूला आता है जो मैं आपको यहां पर एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूं, दैट इज डेल्टा जी
बेटा डेल्टा जी का मतलब होता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन पर 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, 1 एटीएम प्रेशर, 2 एटीएम प्रेशर, 4 एटीएम प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट का मतलब होता है एक केमिकल रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 एटीएम प्रेशर और सारे इंग्रेडिएंट 1 मोल। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन प्लस आर इंटू टी, वेयर आर इज योर आइडियल गैस कांस्टेंट, टी इज योर टेम्परेचर एंड ln k इज योर नेचुरल लॉग कांस्टेंट। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना है। नाउ क्योंकि आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच गई है तो आपके डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो गई, तो यहां पर मैंने डेल्टा जी की वैल्यू 0 लिख दी। लेकिन गाइस स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी ये हम कैसे निकाल सकते हैं? ये हम निकाल ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी ओपन कंडीशन में काम कर रहे हो, अगर आपने ये गिलास लेकर ओपन कंडीशन में काम करना स्टार्ट किया तो यहां पर स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चाहिए एट इतना 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 पर्टिकुलर कंडीशन, तो आप क्या करोगे? आप एक नॉर्मल रिएक्शन को लोगे एट एनी अदर कंडीशन और उसको इक्विलिब्रियम पर ले आओगे तो उसका डेल्टा जी 0 हो जाएगा। अब आपका स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बची और RT ln k बचा। RT ln k को उधर ले जाओगे तो आपको यहां पर बचेगा डेल्टा जी नॉट, यानी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस RT ln k। नाउ जब आप नेचुरल लॉग कांस्टेंट हटाते हो तो ln इज इक्वल टू लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10। ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। तो जैसे आपने ln के हटाया तो यहां पर आ गया 2.303 लॉग बेस 10 और k की जगह k तो है ही, k की जगह पर k तो है ही। अब यहां पर क्या आ गया RT और नेगेटिव साइन पहले से था। अब गाइस ये हो गया आपका स्टैंडर्ड कंडीशंस में वैल्यू निकालने का तरीका। अब अगर मान लो आपके पास में नॉर्मल फॉर्मूला है जो आप गिब्स फ्री एनर्जी का यूज करते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, आप यूजुअली ये यूज करते हो। अब आपको मान लो स्टैंडर्ड कंडीशन का चाहिए तो आप डेल्टा जी की जगह डेल्टा जी नॉट ले लो। तो उसके लिए आप लोगों को जो इंथैल्पी चेंज चाहिए वो भी स्टैंडर्ड चाहिए होगा, तो हो जाएगा डेल्टा आर एच नॉट स्टैंडर्ड माइनस टी डेल्टा आर एस नॉट, तो डेल्टा एस की जगह आप एस नॉट ले लो। तो ये आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन का फॉर्मूला हो गया, कुछ भी नहीं है। अब आपको यहां पर जो डेल्टा एस की, डेल्टा एच की और डेल्टा जी की वैल्यू चाहिए, ये 298 केल्विन्स, 1 एटीएम प्रेशर और 1 मोल के लिए चाहिए। अगर आपको ये वैल्यूज ना मिले तो आपके पास में ये वैल्यू है ही सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास में ये वैल्यू नहीं है तो आप इस वैल्यू से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो, विच इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग बेस 10 के। तो गाइस इसके साथ आपका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। अब आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊंगा कि बचे हुए टॉपिक्स कैसे कंप्लीट करना है। वैसे आप मेरे प्रीवियस ईयर सेशन के वीडियो से कर सकते हो, इट्स माय रिक्वेस्ट। एंड आप लोगों का क्लास 12th का टॉपिक बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल। हम 12th स्टार्ट कर देंगे नए सेशन की, नए टर्म्स की, विथ फुल फ्लेजेड जोश एंड फुल तैयारी। तो आई होप यू गाइज सपोर्ट अस। एंड इस साल थोड़ा सा मुझसे ड्रॉबैक हो गया, कोविड हो गया था एंड आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ एडवर्स टाइम, और अभी अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है। लेकिन पिछला पूरा साल आप मान के चलो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर, दोज मंथ वर हॉरेबल फॉर मी एंड वो मैं नहीं कर पाया ठीक से। कोर्स कुछ चैप्टर्स रह गए मेरे साइड से इनकम्प्लीट, उसके लिए आई सिंसियरली अपोलोजाइज गाइज। और वो जो इनकम्प्लीट चैप्टर्स है वो हम लोग हमारी प्ले लिस्ट में से भी हटा देंगे एंड अब नए तरीके से स्टार्ट करेंगे क्लास 12th। एंड दिस ईयर आई विल प्रॉमिस कि आप लोगों को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊं, पूरा पढ़ाऊं एंड इतना अच्छा पढ़ाऊं कि आपको कहीं भी कोचिंग जाने की और पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़े। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, दैट्स ऑल फॉर क्लास 11th। वी आर वाइंडिंग अप क्लास 11th हियर। अब आप लोगों से मुलाकात होगी क्लास 12th में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे, कीप स्टडिंग।